screen as now. I'm starting with continuing with the second lecture of diabetes educator program. Like module 1.1 and 1.2 I have covered yesterday. Today I'm covering module number 1.3, that is called teaching and learning. So overview, what is this? Teaching skills are integral to the role of the diabetes educator. Diabetes educator should be more than hand out information, है ना? ऐसा नहीं है कि हैंड आउट हमने रेडी कर लिया बस वो हमने पकड़ाना है. मैं कल भी बात कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, और पूरे थ्रू आउट कोर्स प्रोग्राम में ये बात करूंगी आप लोगों से कि आप लोगों को डायबिटीज के बारे में पूरा थॉरो होना है. सिर्फ जस्ट एक परमानेंट हैंड आउट लेके नहीं चलना है, बिकॉज एज एवरीबडी नो कि डायबिटीज भी सेम एज ग्रुप को एक तो डिफरेंट एज ग्रुप को करती है, जैसे हमने कल बताया आप लोगों को, है ना? उसी तरीके से ये सेम एज ग्रुप में भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम मेडिसिन काम करेगी दो अलग अलग बंदों को, या एक ही घर के दो बंदों को, या सेम डाइट काम करेगी एक ही व्यक्ति को. तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं कि मैनेजमेंट में किस तरह से करना है. तो एक सिंगल हैंडआउट को लेके हमें नहीं चलना है, हमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना है. They should have a good understanding of the principles of the education process and apply these principles in practice. Education is an ongoing process of assessment, planning, implementation, and evaluation. This process is not dependent on the availability of high-tech resources, but requires a knowledgeable person with excellent communication skills. Goals to provide the participant with the knowledge and skills of the education process. Okay, so हमारे objectives क्या हैं? Objectives are explain the benefits of patient education, differentiate between teaching and learning. आप उन्हें क्या सिखा रहे हो और वो क्या सीख रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस चीज को भी हमें समझाना है. ओके, लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. आप उन्हें क्या क्या सिखाने वाले हो या वो क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाओगे. इसलिए जैसे हमने बना रहे हैं ना अपनी लिस्ट कि आप क्या क्या काम करने वाले हो, जस्ट नोट डाउन ऑल द थिंग्स, तो रिकॉल कर पाए हम इमीडिएटली. डिस्कस बैरियर्स टू टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि एवरीबडी नोज कि कुछ बैरियर जरूर आएंगे डायबिटीज में, तो उनके बारे में भी हमें जानना है. 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. हमें इन तीनों डोमेन पर बात करेंगे आगे. लर्निंग स्टाइल क्या होगी, अडल्ट लर्निंग क्या होगी, और डिफरेंट टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होंगे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो हम यूज करने वाले हैं आगे. ठीक है, बच्चों के ऊपर और एडोलसेंट के ऊपर हम एक अलग से मॉड्यूल है उस पर बात करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो कि जो बच्चों में अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है, एडोलसेंट में अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है. दैट इज द टाइप 1 डायबिटीज, राइट? सो बेनिफिट ऑफ पेशेंट एजुकेशन क्या है? सेड बट नॉट हर्ड. बोला है बहुत लोगों ने लेकिन उन्होंने नहीं सुना. हर्ड बट नॉट अंडरस्टूड, हमने भी सुना था लेकिन समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा दिया, है ना? अंडरस्टूड बट नॉट एक्सेप्टेड, समझ में भी आ गया लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपने बोला है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे समझ में भी आ गया बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही इस कॉन्सेप्ट को. करेक्ट, एक्सेप्ट भी कर लिया चलो मैंने, तो एक्सेप्टेड बट नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस. ओके, पुट इनटू प्रैक्टिस बट फॉर हाउ लॉन्ग. क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज को हमेशा ध्यान रखो जब भी आप किसी को भी टैकल कर रहे हो डायबिटीज के लिए, क्या किसी भी डिसीजेस के लिए. क्या आपने सुना, उन्होंने, आपने कहा, उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने सुन भी लिया, उन्हें समझ में भी आ गया, उन्हें समझ में भी आ गया लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, फिर एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे. दैट इज व्हाई दे आर इन द हॉस्पिटल. दिस इज सेड बाय कॉनरेड लॉरेंस. ओके, सो ये बहुत ही अच्छा फंडा है. आप कभी भी पेशेंट को कभी भी कुछ समझा रहे हो तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो. दोज हु आर वर्किंग विद द हॉस्पिटल्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हमारा ये नहीं है थीम कि हमने जाके पेशेंट को बोला और हमारा काम खत्म हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके, an important advance in diabetes care has been the recognition that the most important person in the healthcare team involved in caregiving is the person with diabetes. The purpose is not to force patients into taking a particular course of action, but rather to advise what, in the light of current knowledge and experience, would be the best course for the patient's well-being.
क्लियर है यहाँ तक? हम उसको जो भी समझा रहे हैं आज की लेटेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली और अपने एक्सपीरियंस के साथ में उसको समझाना है, फोर्स नहीं करना है इसको, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स करोगे ना तो वो एकदम रिबेलियन हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी बात को, वो वहीं हट जाएगा, थर्ड फोर्थ पॉइंट पर ही एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, राइट? तो समझेगा कहां से फिर आगे बात को? तो आपको ध्यान रखना है, if the person with diabetes is to accept responsibilities for his or her own health care rather than to rely on others, a new responsibility falls upon the healthcare team and diabetes educator, that is to provide educational facilities matched to the abilities of those people with diabetes and their capacity to learn. Although patient education doesn't necessarily produce behavioral changes, education coupled with support from the healthcare team can improve glycemic control, achieve reduction in hospital admission rates, and ketoacidosis and amputation rates. आजकल लकीली लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है, तो एम्पुटेशन वगैरह ये नहीं होता है, देखा होगा, वरना मुझे आज भी याद है जब व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय हॉस्पिटल प्रैक्टिस इन 2000, मतलब मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं, आई कांट शेयर विद यू, कि मुझे ऐसा बुरा लगता था कि लोग डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइम पे मेडिकेशन भी इतने अच्छे अच्छे नहीं हुआ करते थे, और लोग सुनते भी नहीं थे, समझते नहीं थे कि अच्छा ऐसे भी कोई बीमारी होती है। मैंने अपनी आंखों के सामने 3-4 पेशेंट्स का ना एम्पुटेशन होते हुए देखा, और मैं जब भी वो उसकी बाद में वो कराने आते थे ड्रेसिंग्स ना, तो मेरे को अंदर से बड़ा बुरा लगता था कि मतलब डायबिटीज की वजह से पता उनका पैर कट गया, मतलब लोगों का एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बट बिकॉज ऑफ सम डिसीज उन्होंने कंट्रोल नहीं की, क्योंकि ठीक है ना, डिसीज की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमारी लापरवाही की वजह से, पेशेंट की लापरवाही की वजह से कई बार, और हम लोगों की इग्नोरेंस की वजह से ये स्टेज आई, तो दैट वाज रियली अ पैथेटिक सिचुएशन, इजंट इट? राइट, है ना? जग रहे हो हाँ या ना बोलते रहो बीच में भाई। यस मैम। हाँ, अच्छा आपको जो शेयर करी स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। Okay. So although patient education doesn't necessarily produce behavioral change, education coupled with support from the healthcare team can improve glycemic control, achieve reduction in the hospital, हम पढ़ चुके हैं, admission rates and ketoacidosis and amputation rates. The value or aim of patient education would therefore be to encourage and empower the person with diabetes to accept responsibility for his own health care. तो हमें क्या करना है, उनको समझाना है और उनको एनकरेज करना है और उन्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिलवाना है जिससे वो इस चीज को समझें और अपने आप को पावरफुल फील कर पाए कि नो, यस वी कैन मैनेज, दिस इज द परफेक्ट थिंग, यस वी कैन डू इट, राइट? So empower the person with diabetes to acquire the necessary information, empower and motivate the person with diabetes to change his or her behavior and attitude and successfully manage that diabetes. Okay, differentiate between teaching and learning. अभी बता रहे थे हम लोग कि to achieve these outcomes, it is important to consider the basic principles of the learning and education process. ठीक है, क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, वो जानना बहुत जरूरी है, और क्या वो समझ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो और मैं पढ़ाई जा रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं ना उस टीचिंग का, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में आप मुझे ब्रेक करके बोल सकते हो कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई हेजिटेशन मत करना, नुकसान आप ही का होने वाला। ओके, so learning can be defined as the acquiring of knowledge to achieve a change in behavior, attitude of the individual or individuals, which makes them more capable of dealing with their environment. Okay, sorry guys, ठीक है? तो लर्निंग क्या हो सकती है, लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आप नॉलेज को सीख रहे हो, आप जान रहे हो ना, जैसे कि हम जो सीख रहे हैं क्या, डायबिटीज के बारे में कैसे पढ़ाना है ये भी सीख रहे हैं, क्या क्या पढ़ाना है वो भी हम आगे सीखेंगे, करेक्ट? तो ये हमारी सीखने की कला हुई।
उसके बाद क्या है, स्किल्स हम डेवलप करेंगे डेफिनेटली, लाइक हम डाइट प्लान करना सीखेंगे, हम पेशेंट का असेसमेंट सीखेंगे, ओके, या पेशेंट को किस तरह से मेडिकेशन क्या देना है, क्या किस तरह से इंसुलिन दिया जाता है, वो सब चीजें हम सीखेंगे, राइट। कमिटिंग टू मेमोरी, जो हम सीख रहे हैं उसको हम याद रखेंगे। इसके लिए मैंने अभी आपको बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कि आप यूट्यूब चैनल को एक बार देख लो जिससे रिवाइज हो जाए, करेक्ट। तो जो आप सीख रहे हो आप कमिट हो, आप वादा करो, प्रॉमिस करो कि हाँ इसको हम याद भी रखेंगे आगे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं सीख रहे हैं, ओके। चेंज इन बिहेवियर, उसके बाद अगर आपको लग रहा है ये कुछ बेनिफिट वाली चीज है और हमारे भी कुछ फायदे की चीज है, तो हम इसको अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लेकर आएंगे, क्योंकि इससे फायदा हम लोगों का भी होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि अगर आप में खुद उस चीज को आपने इनकलकेट कर लिया तो डेफिनेटली आप दूसरे को अच्छे से फोर्स कर सकते हो। अगर मेरी खुद की फूड हैबिट अच्छी है तभी तो मैं कॉन्फिडेंटली दूसरे को सिखा पाऊंगी ना। अगर मैं डिसिप्लिन हूं तभी दूसरे को डिसिप्लिन कर सकती हूँ, इजंट इट? यस और नो? Yes, ma'am. थम्स अप करके भी बता सकते हो, थम्स अप मुझे दिखेगा नहीं शायद, क्योंकि अभी हम लोग रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, ओके सॉरी, रिकॉर्डिंग मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज और ओल्ड नॉलेज टू एक्वायर न्यू क्वालिटीज। हमें जो भी पुरानी अपने पास, जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन थी, हम सब डाइटिशियंस हैं या नर्सेज हैं, तो कुछ कुछ नॉलेज हमें ऑलरेडी है डायबिटीज के बारे में, उसके साथ में नई नॉलेज को एड ऑन करके हम एक नई क्वालिटी हमारी डेवलप होगी, करेक्ट। फिर हमें क्या करना है, लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लाइक असेसमेंट। सबसे पहला क्या है हमारा, असेसमेंट करना। असेसमेंट में क्या है, डिस्क्राइब हाउ टू अंडरटेक अ लर्निंग नीड असेसमेंट, ओके। सेकंड इज द प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करेंगे, हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, डिस्कस द नीड ऑफ प्रोग्राम कंटेंट टू बी कल्चरली सेंसिटिव, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना है। तो अपने को करना क्या है, यही 3 काम करने हैं बेसिकली। पहले तो हमें असेस करना है, जिसको भी हम डील करेंगे पेशेंट के क्लाइंट को, या जिसको भी हम डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं, ओके, सब समझ लेंगे उसके बारे में। फिर हम प्लान करेंगे कि हमें उसको कैसे समझाना है, क्या समझाना है, अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में भी लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है, कल्चरली, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं लोग। अगर आप नॉन वेजिटेरियन को कहोगे टोटल नॉन वेज छोड़ दो, बिल्कुल तैयार नहीं होगा। बंगाली को या उड़ीसा के लोगों को या साउथ इंडियन को बोलोगे राइस छोड़ दो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, करेक्ट। इसी तरीके से जिस जिस एरिया के लोग हैं, तो कल्चर से लोग बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं, या कहना चाहिए क्लोज होते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे। तो उनके कल्चर को जानो, उनकी हिस्ट्री को जानो, उसके अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ प्लान आउट करना होगा, ओके। जो कुछ वो कह रहे हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है, डिमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। आपको क्या आप उन्हें बताने वाले हो वो आपको पहले समझना है और उसको दोनों समझाना है, राइट। फिर वो क्या कह रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनो, समझो, राइट। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं ओपनली उनको कहोगे, आपको जो मन में आ रहा है वो पूछो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछो कि लाइक अच्छा आप खाना खाते हो, हाँ ना कर देगा वो, ठीक है ना। ये कैसा हुआ, ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड है। समझ में आ रहा है क्या? कोई मुझे बताएगा ओपन एंडेड एक क्वेश्चन का एग्जांपल, एनीवन ऑफ यू? जो हम क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर, मतलब हमारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाए, ये ना हो कि मैंने कुछ पूछा वहां से बस हाँ आ गया और वो वहीं पे एंड हो जाए। हाँ, है ना, जैसे अभी मैंने बोला यस और नो हुआ तो क्लोज हो गया ना एकदम तुरंत, ठीक है, ओके। एनीवन कैन टेल मी, अब बता दिया गया आपको कि कैसा होता है ओपन एंडेड। अब मुझे कोई दूसरा व्यक्ति एक एग्जांपल दो एक क्वेश्चन का, लाइक समझो मैं आप बैठी हूँ आपके सामने, मुझसे आपको कंसल्टेशन मेरी कर रहे हो, या मुझे डायबिटीज के बारे में बता रहे हो, कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी पूछ लो। सब डाइटिशियंस हो यार, क्वेश्चंस बहुत पूछते हो, पूछो। आप डायबिटिक कब से हो? ठीक है ना। अब मैंने बताया मान लो 10 सालों से, फिर उसके बाद आगे 10 सालों से हो, फिर क्या, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, आप मेडिकेशन कब से ले रहे हो? पायल तुम चुप रहो। ओके, अनदर वन, कोई और ये हम किससे काउंसलिंग कर रहे हैं, पहले तो उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा आप कितने टाइम से डायबिटिक को, एक क्वेश्चन पूछो, वर्ली डायरेक्टली समझो, सामने एक मैं पेशेंट हूँ तुम्हारे, ओके, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहता है, क्या आपकी मेडिकेशन चलती है, आपका डेली डाइटरी रिकॉल क्या है, आप 24 आवर्स में आपका स्लीपिंग आवर्स क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है। बहुत सारे हो गए। बर्लिन बहुत अच्छा काउंसलिंग करती है, समझ आ गया मुझे, है ना। ठीक है ना,
तो ओपन क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि वो कुछ ना कुछ बताए और उसके जो क्वेश्चन का आंसर आए ना उसमें से हम एक और क्वेश्चन बोल दें। जैसे अगर अभी वही वाली बात हुई ना कि जैसे अभी पायल ने बताया कि लाइक आप डायबिटिक कब से हो, अच्छा आप डायबिटिक कब से हो गए, अच्छा फिर उसका दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ गया उसमें से, भाई शुगर आपकी मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है, फिर शुगर मेंटेन हो गई, अच्छा ठीक है, वो कहेगा नहीं तो दवाई कौन सी खाते हो, आया, फिर उसका दवाई की बात आती है, अच्छा फिर टाइम से लेते हो कि नहीं लेते हो, फिर खाने पर आ जाओ, तो क्वेश्चन का आंसर का सेशन चलता रहता है, क्लियर ना, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। मैम काउंसलिंग तो हम ऐसे करते हैं, पेशेंट को अपने में इंडल्ज ही करते हैं कि ताकि वो हम पे ट्रस्ट करे और हमसे काउंसलिंग लेके जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन करने पड़ते हैं। कई बार आपके घर में भी अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आप उसे ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप कई बार ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई नहीं मैं तो ऐसा करती हूँ, तो लोग सोचेंगे अच्छा ये खुद भी ऐसा करते तो यार हमें बता रहे तो ठीक ही है, तो एक उनको फेथ डेवलप हो जाता है ना, पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है। ओके, लाइक आई एम सेइंग डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव फीडबैक, ओके, कि लाइक पॉजिटिवली आप बताओगे उनको कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा हुआ है, या अपना एक्सपीरियंस कभी कुछ शेयर कर सकते हो, लाइक वेट मैनेजमेंट के ऊपर मैं अपना शेयर कर सकती हूँ, या कभी कुछ जिससे रिलेटेड है आपका कॉन्सेप्ट, जिस भी पेशेंट को डील कर रहे हो वो क्या टॉपिक है, लाइक अभी हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज से कोरिलेट करते हुए आप कोई अपना पॉजिटिव फीडबैक उन्हें बता सकते हो, है ना। डिस्कस हाउ टू मैनेज ग्रुप डायनामिक्स, ये बहुत जरूरी है कि ग्रुप में काम कैसे करना है और ग्रुप को कैसे इन्वॉल्व करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट हो जाता है। तो लर्निंग के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो हमने क्या क्या चीज लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले असेसमेंट किया, प्लानिंग करी, इम्प्लीमेंटेशन किया, और उसके बाद फिर हम इवेल्युएशन में पहुंचेंगे। ओके, इवेल्युएशन के बारे में बहुत डिटेल में फिर बाद में आपसे मैं बात करूंगी, ठीक है। Ma'am, can you explain more about this group dynamic? ग्रुप डायनेमिक्स में भी मैं आपको बाद में, जो अभी ग्रुप डायनेमिक्स के ऊपर हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, देन आई विल लेट यू नो कि ग्रुप के साथ में किस तरह से हम डील करेंगे, कौन सा ग्रुप है उसको हम एक तरह से डिमोन्स्ट्रेट किस तरह से कर रहे हैं, और ग्रुप के वो जो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होंगे ना उनको अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब हम, क्योंकि डायबिटीज एजुकेटेड इज नॉट टाइप ऑफ क्या 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे, वो तो काउंसलिंग हो गई। वी आर हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम डाइटिशियन के माइंडसेट से एक्चुअली थोड़े बाहर नहीं निकल रहे। व्हाट माय पॉइंट, diabetes educator is something like teaching to the community. What my point? तो ग्रुप Yes, ma'am. के बारे में ही हमेशा बात होगी, हम 1-to-1 इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक डाइट चार्ट पकड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम उन्हें हमेशा एज ए सोचो कि वर्कशॉप करने के लिए बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। यस, सो टीचिंग और education could be defined as the activities directed as providing the knowledge, skills, moral values, and understanding required in the normal course of life. Teaching or education tends to prepare the individual or life as seen in the long term. ये भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी हम कोई भी मॉड्यूल बनाएं या हम कोई भी चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। Education teaching refers to the basic knowledge or fact in a specific field or activity. Knowledge refers to the cognitive or thinking process that a participant is engaged in when acquired new knowledge. क्योंकि कई बार क्या होगा, जब ग्रुप एक्टिविटी होगी तो वहां पर अलग अलग तरह के लोग होंगे, कोई किसी तरह से रिप्रेजेंट करेगा, कोई किसी तरह से रिप्रेजेंट करेगा, तो उन सारी चीजों को लेते हुए हमें एक साथ चलना पड़ेगा। एजुकेशन एंड टीचिंग कंसंट्रेट ऑन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक ट्यूशन as well as subject knowledge, life skills, natural laws, personal development, creativity, communication skills, etc. तो ये सारी चीजों पे आपको कंसंट्रेशन करनी है, ध्यान से देख लो, कोई भी चीज इसमें से मिस ना हो जब भी हम पढ़ाएं या हम लोगों की सुने, ठीक है। आप किस तरह से उनको प्रेजेंटेशन करोगे, क्रिएटिविटी वहां आपकी नजर आनी चाहिए, किस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे वो वहां दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है बस खोला चैप्टर और पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एंड टीचर हम सेम लाइन के हैं, बट वो जो डायबिटीज पढ़ने आ रहा होगा, पेशेंट होगा, है ना, या वो कम्युनिटी होगी, उसको नहीं पता होता है उस बारे में कुछ भी। हम तो सेम लाइन के हैं तो हमें थोड़ा समझ में आराम से आ जा रहा है, करेक्ट ना। तो हम उन्हें डायबिटीज के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा, ओके। और वो किस लेवल के हैं, लाइक हम किसी हाई सोसाइटी के लोगों के संग बात कर रहे हैं तो हम उन्हें इंग्लिश के प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, हम उन्हें इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर हम थोड़े मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप के संग बात करें तो हमें उस तरह से उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी लोकल लैंग्वेज के नियर टू, ओके। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ओके।
So skills refer to the psychomotor activities of an individual which involves the coordination between the limbs and the brain. स्किल्स की मैंने भी बात करी थी क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटीज करवा के अगर हम कुछ काम करते हैं, अब आजकल क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है लेकिन ऑफलाइन में तो ना बहुत सारे कुछ ना कुछ हम टेस्ट करते हैं, उन लोगों का ब्रेन मोटर स्किल्स भी चेक करते हैं, या कुछ हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें भी हम लोग देखते हैं. ओके, as can be seen from the above explanation, diabetes education requires the skills of learning and teaching in order to equip the person with diabetes with the knowledge and skills to manage their life with the diabetes effectively. हमारा मेन मोटो अल्टीमेटली क्या है, मैं इतना सा भाषण क्यों दे रही हूँ अल्टीमेटली, कि डायबिटीज को मैनेज अच्छे से कर लें, बस हमारा अल्टीमेट मोटो वही है. तो इसी के चक्कर में इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हम 12-13 लोग हैं यहाँ पर, तो आप 12 में से किसी को कुछ और स्किल बहुत अच्छी होगी, किसी की कोई और स्किल अच्छी होगी, और व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डू द एनी ग्रुप एक्टिविटी तो हम अपने जो क्लाइंटेज है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. करेक्ट, ठीक है. सो लिस्ट आप लिस्ट करोगे, लिस्ट एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल बैरियर्स दैट इंक्लूड मोटिवेशन एंड एटीट्यूड. जब हम उन लोगों की बात करें, अगर हम क्लाइंट की, तो हमें ये, या पेशेंट्स की, तो हमें ये समझना है कि उनका बैरियर क्या है और उन्हें हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं. लाइक कुछ लोग होते हैं ना, पता है, योगा एक्सरसाइज उसके ऊपर बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हाँ हम कर लेंगे, बताओ 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, क्या करना है, राइट. कुछ ऐसे होंगे, नहीं जी एक्सरसाइज तो हमसे हो ही नहीं पाएगी, कोविड का बहाना बना के आधे लोग तो मोटे हो गए. करेक्ट है ना. एटीट्यूड क्या है, सुनना भी चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं, यार हर चीज को नेगेटिवली ले रहे हैं, तो वो सब आपको समझना है, देखना है, और उन बैरियर्स को कैसे आप क्रॉस करोगे वो आपको सीखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी डाइटिशियन स्किल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल करता है. डाइटिशियन स्किल्स क्या, कोई भी प्रोफेशनल अगर है तो उसमें ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहां हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं. ओके, मोटिवेशन इज द फर्स्ट एंड वेरी वाइटल स्टेप ऑन द रोड ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ सफिशिएंसी. बिकॉज यहाँ हम क्या सिखाने वाले, आप कुछ इस मॉडल को पढ़ने का पूरी तरह से समझ जाओगे कि आप अगर कल को आपके घर में किसी को भी नियर एंड डियर वन को डायबिटीज हो रही है तो आप पूरी केयर खुद कर सकते हो. तो ये समझने के लिए मोटिवेशन जरूर रखना है. पर्सन विद डायबिटीज शुड बी मोटिवेटेड टू अचीव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. अल्टीमेटली गोल यही है हमारा. करेक्ट. फिजिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं. फिजिकल बैरियर, बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, पुअर आईसाइट हो सकती है उनकी, है ना, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं, could act as barriers in the teaching and learning process. जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो तो वहां पर आपको फिर ध्यान देना होगा. Poor health could result in a reduced attention span. ऐसा भी हो सकता है कि जो डायबिटिक होते हैं उनका कंसंट्रेशन ना हो अच्छे से. हो सकता है अभी हमारे साथ भी इतने सारे लोग हैं तो कोई ध्यान से सुन रहा होगा, कोई किसी कुछ काम में भी लग रहा होगा, कोई हो सकता है मोबाइल, क्योंकि वीडियो तो ऑन किए हुए नहीं है तुम लोगों ने, है ना, तो क्या पता कोई मोबाइल भी देख रहा होगा. कुछ ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है क्या? No, ma'am. 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 चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो. No. हाँ, गुड है, गुड है, गुड है, ठीक है, ठीक है. फिर है हमारा इमोशनल बैरियर्स. हम वी आर टॉकिंग प्रेजेंटली अबाउट द बैरियर्स, क्योंकि ये छोटे छोटे बैरियर्स आते रहेंगे हमारी लाइफ में. फिजिकल बैरियर तो ठीक है हमें दिख रहा है, पर इमोशनल बैरियर अगर है तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सन newly diagnosed with diabetes might not be ready for the learning process because of not coming to terms of living with diabetes. ये बहुत कॉमन सी बात है और आई होप आप सबने एक्सपीरियंस किया ये बात. जब नया नया डायग्नोसिस होता है किसी का तो बंदा तैयार ही नहीं होता है मानने के लिए, एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मुझे डायबिटीज के साथ लाइफ टाइम जीना है. It is common for the person with diabetes to go through the different stages of the grieving process, denial, anger, depression, and then adaptation. While this person is still entrapped in the phase of denial, anger, and depression, the learning process becomes a challenge to both educator and in person in question. Right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन है, डिनाइल स्टेज में है, या गुस्से में है, या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना. ओके. फियर, कई बार होता है ना फियर भी लोगों को कि पता नहीं हम लॉन्ग टर्म जिंदगी भर डायबिटीज के संग जिएंगे, पता नहीं जी भी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, है ना, या क्या क्या परेशानी जिंदगी में हो जाएंगी बिना में. तो इस चीज के लिए भी बहुत बार सब लोग डर जाते हैं. सो फियर एंड वरीज अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डायबिटीज अप्लाई. The person might think of diabetes as a disaster or a burden, but that is true also.
कि अगर वो मैनेज नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से अपनी डायबिटीज, तो आपने देखा होगा दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं, साथ साथ उनके ऑर्गन्स फेलियर होते चले जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं और लाइफस्टाइल में उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा डायबिटिक लोगों के साथ, इसीलिए लोग कई बार बहुत डर जाते हैं डायबिटीज को लेकर के। So economic concern on how to deal with financial barriers in the management of diabetes बहुत ज़्यादा important है, because it cost involved in buying special foods, medication, insulin, lack of transport or medical facilities, managing doctors and hospital expenses। है ना सही बात ये कि मतलब पागल हो जाता है बेचारा आदमी तो कि मैं क्या क्या कहाँ पैसा दूं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा कि पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को दिखा देंगे, दवाइयां खरीद लेंगे महंगी महंगी, डाइटिशियन के पास आते टाइम आधा घंटा 1 घंटा आपसे डिस्कशन भी करेंगे, मैडम पैसे खत्म हो गए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं बचे मैडम, क्या आप कुछ कंसेशन दे दोगे काउंसलिंग के टाइम पे, या मैडम पैसे नहीं है आपके पैसे बाद में दे दें। बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि खाना पीना भी तो बता रहे हैं हम लोग, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर ये लोग खाना पीना ठीक से मेंटेन कर लें, डाइटिशियन के पास आके अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर लें, तो जितना पैसा ये अपने डॉक्टरों के विजिट पर लगा रहे हैं और दवाइयों में लगा रहे हैं, वो सब कट ऑफ हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से कभी भी दवाइयां कम नहीं होती हैं, मैनेज एक बार को डायबिटीज हो जाए भले ही, बट मेडिकेशन लाइफ टाइम ही चलता है। बट वी आर प्राउड ऑफ दिस थिंग कि अगर हम ठीक तरीके से पेशेंट को प्रिवेंशन करना सिखा देते हैं और या फिर हम उन्हें मैनेज करना सिखा देते हैं, तो हम उनका ये बर्डन लाइफ का खत्म कर सकते हैं। तो हमेशा ये दिमाग में रखो और इस मोटो के साथ चलो। दो आई नो इट इज रियली वेरी टफ कि लोगों को समझाना, ये बात एक्सेप्ट करवाना लोगों से, बट सच तो यही है ना, करेक्ट ना? Yes, ma'am. Experienced. Yes. Okay. तो concern about the possible impact of diabetes on the ability to continue with an existing job or career। ऐसा भी होता है कई बारी डायबिटीज को झेलते झेलते, आपने देखा होगा जो डायलिसिस पे लोग आ रहे होते हैं, उनकी शक्ल देख के कितना दया आ जाती है कि उनका कैरियर खत्म हो गया, उनकी फैमिली खत्म हो गई है, बस वो बेचारे ना एक थैला लटकाए हुए डायलिसिस करवाने आते हैं और चले जाते हैं, या कहीं पर उनके कैनुला लगी है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो कितना खराब लगता है ना देख करके। तो लाइफ उन्होंने अपनी कई बार कुछ मजबूरी में हो जाती है, कई बार वो लोग खुद करते हैं, तो ये हम सब बचा सकते हैं, है ना। सोशल कंसर्न होते हैं, लैक ऑफ फैमिली और सोशल सपोर्ट, दैट यू ऑल नो कि कई बार घर में ये होता है, अच्छा भाई ठीक है थोड़ा सा तो लड्डू खा लो, है ना, अरे आज तो पार्टी है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक पीस से कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा बहुत बार होता है ना। कई बार सोशल सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है, फैमिली तो एक बार को फिर भी सपोर्ट कर ले, बहुत घर में फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, वो खुद तो खा रहे होंगे पूड़ी छोले और पेशेंट को खिला रहे होंगे उबले हुए दाल, तो खाता नहीं है, तो उसको बोर लगता है, तो ये सपोर्ट नहीं है। ओके, इसी तरीके से डर कि अरे मैं बता दूंगा मुझे डायबिटीज है तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। क्यों डर रहे हैं भाई, डायबिटीज आज की डेट में तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप डायबिटीज हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी लाइफ खत्म हो गई, यू आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन इफ यू आर मैनेजिंग वेल। ये सिखाना है मैं लोगों को। कल्चरल डिफरेंसेस एंड मिथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा सोसाइटीज में कि क्या कहते हैं लोग, किसी जगह पे बोला जाता है कि ये चीज खा लो डायबिटीज में, कोई कहता है ये चीज खा लो, कहीं कहीं करेले का रस बहुत खिलाया जाता है, कहीं जामुन का पाउडर बहुत खिलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो वो भी कई बार परेशान कर देती हैं। रिलीजियस जो कल्चरल कोड्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं कहीं कहीं पर कि अगर ये ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना है, तो वो क्या होता है जो पर्सन होता है वो परेशान हो जाता है कि मैं किसकी बात सुनूं और किसकी बात ना सुनूं। यहाँ पर भी कल्चरल जो प्रॉब्लम्स की वजह से दिक्कतें आने लग जाती हैं। एटीट्यूड ऑफ द एजुकेटर टुवर्ड्स कल्चरल डिफरेंसेस कैन एक्ट एज अ बैरियर टू टीचिंग। अब हम बीइंग एन एजुकेटर, मैंने जैसे पहले बताया अभी कि उनका कल्चर को समझना भी बहुत जरूरी है। सपोज वी आर डीलिंग विद जैसे मान लो बंगाली पीपल के साथ, तो उनका पहले कल्चर समझना, रसगुल्ला के बिना दे कांट लिव, फिश के बिना दे कांट लिव, राइस के बिना दे कांट लिव, तो अब आपको समझाना है हाउ टू लिव विद दैट थिंग ऑल्सो, समझाना उसी तरह से पड़ेगा। बोलोगे ये सब हटा दो, अरे बंगाली कैसे भाई, ये तो होगा ना, ऐसे बोल देते हैं वो लोग, है ना, ठीक है, तो हमें तो ये चलेगा ही चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लैंग्वेज एंड सोशल क्लास डिफरेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट अज्यूम और टेक फॉर ग्रांटेड दैट ऑल वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, बी अवेयर ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल डिफरेंसेस। आपने कुछ समझाया, उसने कुछ और समझ लिया, है ना,
तो वो किस तरह से समझाना है, क्या करना है, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कुड बी अ बैरियर टू बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, कि मान लो अभी तो हम लोग चलो लकीली हम ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ हम उनकी बात को समझते हैं, वो हमारी बात को समझते हैं। सपोज अभी हम लोगों को भेज दिया जाए कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो भी बैरियर तो बनी जाएगा ना कि हम उसे पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे बात, करेक्ट। तो जहाँ भी आप समझाने जा रहे हो पहले उन चीजों को समझो, फिर उन लोगों को टैकल करो। एज डिफरेंसेस, एजुकेशन मेथड नीड टू बी इंडिविजुअलाइज्ड टू मैच द एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन बीइंग एजुकेटेड। ओके, ये मैंने अभी आपको इसलिए बताया था क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे भी बढ़ के, क्योंकि वो लोगों को फिर समझ नहीं आता है कि किस तरीके से क्या करना है। छोटे बच्चों को मान लो अगर आप यंग जनरेशन को समझा रहे हैं तो यंग जनरेशन को अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, मिडिल क्लास को अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, जो ओल्ड एज है उसके संग स्लोली स्लोली प्यार से पढ़ाना पड़ेगा, है ना, बाबूजी अम्मा जी करके बात करनी पड़ेगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एजुकेशन स्किल्स, लैक ऑफ रीडिंग एंड न्यूमेरिकल स्किल्स could act as a barrier to teaching and learning। तो खुद भी हमेशा पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, तभी एक एक डाटा, न्यूमेरिकल स्किल्स का मतलब है कि आपके पास डाटा होना चाहिए, आज की डेट में कितने लोग डायबिटिक हैं, कौन सी एज ग्रुप को डायबिटीज ज्यादा हो रही है। जो नहीं समझ रहा है फिर उसको ये बात समझाओ कि भाई देख लो इतने लोगों को डायबिटीज हो गई। याद है मैंने सबसे पहली स्लाइड क्या लगाई थी, याद है ना, डाटा के साथ में स्लाइड शुरू करी थी। यस मैम। तो डर जाए आदमी, अच्छा भाई ये हो गया, कोरोना का भी डाटा देखते ना, अच्छा इतने लोगों को कोरोना हो गया, अच्छा इतनी मेडिकेशन होगी। तो जब डाटा के साथ में आप बात करते हो ना तो लोगों पर इम्पैक्ट अच्छा होता है, उन्हें समझ ज्यादा अच्छे से आता है। क्लियर। पुअर मेमोरी, एजुकेशन मेथड्स एंड मटेरियल मस्ट बी केयरफुली डिजाइन टू प्रोवाइड बैकअप टू एजुकेशन। ठीक है, तो बैकअप होना चाहिए हमारे पास, जो भी आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो अपने पास भी नोट्स बनाते रहो अपनी लैंग्वेज में, या जिस तरह से आपको लोगों को एक्सप्लेन करना है। आई विल गिव यू ऑल द रिकॉर्ड्स, बट आपको कैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप अपना खुद का डाटा रेडी करो। ओके। Develop strategies to assist participants with memory differences. Some self-image, some people with poor self-image may need frequent confirmation of their competence. Self-image is also very important, है ना। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, आपको खुद से नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, या इमेज का मतलब शक्ल नहीं है, ये चीज समझो। सेल्फ इमेज का मतलब है आप कितने नॉलेज हो, कितने थॉरो हो, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी बात को। आप गए किसी पेशेंट के पास में बिल्कुल एक हेटरेट के साथ में उसे समझा रहे हो, वो हो सकता है, ठीक है। फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कि आपका हाउ द पर्सन इज परसीविंग यू, उस इमेज की बात कर रहे हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कुड रिजल्ट इन अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग सेशंस विद ग्रुप्स। ओके, डायबिटीज एजुकेटर शुड अदर ऑफर सिंपैथेटिक मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ दीज डिफिकल्टीज। डायबिटीज एजुकेटर बहुत पहले भी मैंने बात करी थी, एम्पैथी शुड बी देयर, बिकॉज जो लोग अगर नहीं मैनेज कर पाते हैं रियली उनके प्रति बहुत ही दयनीय अवस्था में होते हैं वो लोग, तो उन्हें प्यार से समझाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आता इनको। हमारे हॉस्पिटल में आजकल एक पेशेंट एडमिट है, मैं उनको लगभग 10 साल से जानती हूँ। आज वो इस स्टेज में आए हैं कि साल में उनको पता है, हमें पता है कि साल में 2-3 बार एडमिट होते ही होते हैं हमारे, और बड़े प्यार से बोलते हैं, मतलब इंसुलिन पर चल रहे हैं, बड़े प्यार से कहेंगे कि अरे मैं तो रसगुल्ले खा ली थी 4। कई बार बड़े प्यार से बोलेंगे अरे मैं तो खाना ही नहीं खाया, मैं तो दवाई खा ली थी इसलिए हाइपो में चला गया। उन्हें पता है सब कुछ, बट ही डोंट वांट टू लिसन, ही डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि ये आपकी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर मैनेज नहीं करोगे तो आगे चल चल करके प्रॉब्लम आपके लिए होगी। ही इज टू यंग, अभी 40-45 एज के, और मैं उनको बहुत सालों से 35, 32, 34 से देख रही हूँ, करेक्ट। तो ये सारी चीजें ना बड़ी दुखदाई होती हैं, तो उनको हमें खुद से समझना है और उसको भी समझते हुए समझना है कि कैसे हम समझाएं उन लोगों को, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइजेस कुड बी इंट्रोड्यूस्ड हाईलाइटिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ सच पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक्सरसाइजेस वगैरह, क्योंकि डायबिटीज में हम सिर्फ डाइट की बात करने वाले नहीं है, हम पूरी टोटल हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं, कोई भी चीज मिस नहीं होगी हमारी। पर्सनालिटी डिफरेंसेस, अ फ्लेक्सिबल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्टाइल इज रिक्वायर्ड टू कैटर फॉर द डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल्स, डिफरेंट इंटरेस्ट एंड बोर्डम लेवल्स। जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था कि सब अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो अलग अलग तरह के लोगों को उसी हिसाब से अपनी हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर देना है ना। ऐसा नहीं है कि हम अम्मा जी बन करके पहुंच जाए जवान बच्चों के बीच में, राइट। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो पेशेंट की मम्मी बोलती है कि मैं इस लड़की को बार बार बहुत सालों से बोल रही हूँ कि भैया तुम योगा कर लो, तुम मोटी होती चली जा रही हो।
ठीक है। और तो बेटी ने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देखिए ऐसा है, अभी शी इज जस्ट 18 to 20 years 19 years की है, तो अभी से वो अगर योगा करेगी तो बच्चों के मन में वो माइंड सेट होता है। हम उनको धीरे धीरे योगा की तरफ बढ़ा सकते हैं, बट पहले तो उसको पतला होने के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़वाइए। दिस इज द एज व्हेन वो फिजिकल एक्टिविटी कितनी भी कर सकती है, तो मैं क्यों उसके ऊपर योगा थोपूंगी। समझ रहे हो बात को, कि कौन सा एज ग्रुप है, क्या एक्टिविटी उसको सूट करेगी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किस चीज तरह की है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन बैलेंस। और ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ओल्ड एज वाला फिजिकल एक्टिविटी हाइड नहीं कर सकता है। आई विल टेल, अगर आप लोगों को किसी को पता है क्या नाम है उसका, मिलिंद, सब एक मॉडल हुआ करता था, मिलिंद सोमन, मिलिंद सोमन, है ना, मिलिंद सोमन, राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं। उसकी मम्मी 82 years की है शायद, और वो भी क्या कहते हैं, अभी योगा डे वाले दिन उसने वो डाला था, मैं उसको फॉलो करती हूँ, उसने वो डाला था क्या कहते हैं पुशअप्स अपनी मम्मी की। शी इज 82 years, मैराथन दौड़ती है वो, और वो भी मराठी स्टाइल की साड़ी बांध के। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज वाला फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकता या यंग एज वाला योगा नहीं कर सकता। एवरीबडी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे लाइक। और अगर लाइक बिल्कुल भी नहीं करे तो धीरे धीरे उनकी लाइकिंग को हमें चेंज करना है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है? इट इज सजेस्टेड दैट देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। हमने अभी बताया था मैंने आपको शॉर्ट में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में क्या है कि आपको फोकस करना है सोचने पर और समझने पर और नॉलेज पर, ठीक है, कि क्या हम पूछ रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है, और क्या हम जानते हैं, हमारी नॉलेज खुद की कैसी है। तो एक तरह से डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर अफेक्टिव में क्या होगा, हम किसको चीज को फोकस करेंगे कि वो फील क्या कर रहे हैं, हम उसे जो समझा रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं बार बार क्यों पूछ रही हूँ कि मेरे अफेक्टिव डोमेन पर बात करती हूँ, भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, है ना, कुछ तो रिप्लाई करो। तो मतलब वो मैं देखना चाह रही हूँ कि भाई तुम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो बात को, बिकॉज हम देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, राइट, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी नॉलेज, वो एटीट्यूड क्या आ रहा है। इफ यू आर पॉजिटिवली लिसनिंग तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, इफ आपका नेगेटिव लिसनिंग है तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो क्या बता रहे हो, उसके बाद वो कैसे परसीव कर रहा है, आप इसको ऐसे ले लो। साइकोमोटर डोमेन में हम किस चीज को फोकस करेंगे कि जहां पर हम उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करें। जैसे मैं क्या करती हूँ, मोस्टली अपने क्लाइंट को बोलती हूँ भाई आप भी लिख कर भेजो मुझे आपने क्या खाया, सिर्फ मैं नहीं भेजने वाली। तो यहाँ उनको इन्वॉल्व कर लिया मैंने, राइट, जिससे कि वो खुद से इन्वॉल्व होंगे तो वो उस चीज में ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज all 3 domains interlink with one another and are not mutually exclusive. हम तीनों चीजों को मिला जुला है, इसलिए आपको बोल रही हूँ ना बार बार सुनो मेरी बात को, समझो और एक्सप्रेस करो और अपने पास भी नोट डाउन कर लो। तो तीनों चीजें कवर हो गई ना हमारी, ठीक है। यस मैम। सो दैट दीज डोमेन्स इंटरलिंक विद वन अनदर, आप अच्छे से समझ पाओगे। स्किल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट ओनली अप्लाई इन अ मैनुअल कॉन्टेक्स्ट बट वी ऑल्सो रेफर टू कॉन्सेप्ट्स such as listening skills, facilitation skills and analytical skills. So the following levels exist in the cognitive domain. अब cognitive की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या उसमें आएगा। Knowledge क्या है? Ability to remember or recall previously learned facts. जैसे मैंने कल का पूछा, मैं आपको 4-5 दिन बाद पूछूं तो मैं पूछूंगी भाई तुम्हें याद है उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था, लास्ट वीक मैंने क्या पढ़ाया, तो ये हो जाती है मेरी नॉलेज। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट और प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ेंगे सीखेंगे समझेंगे, है ना। एप्लीकेशन, फिर उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं उस नॉलेज को, नई सिचुएशन जब आपके पास आ रही है। फिर उसको एनालिसिस, ब्रेक डाउन कैसे करोगे, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन अ होल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स। आपने पूरा चैप्टर सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन आप उसको इकट्ठा तो नहीं समझ सकते हो, आप उसको एनालाइज करोगे, अच्छा ये वाला पार्ट तो इसके लिए पेशेंट पर काम कर रहा है, ये वाला पार्ट अभी मुझ पर काम कर रहा है, और इसको दोनों को मिला दे रही हूँ तो हमारा एक अच्छा खासा कॉम्पैक्ट एक हमारा प्रोग्राम बन जा रहा है, ठीक है। Then synthesis, the ability to put parts together to form a new whole, create, design, plan and construct. ये जब आप प्रैक्टिकली सब करोगे सब चीजें तो आप समझ पाओगे जब हम केस स्टडीज पे बात करेंगे। The evaluation, the ability to judge the value of things according to specific criteria. This is the highest level of the cognitive domain.
Consequently, the ability to remember, recall facts or information is necessary to understand. Understanding must exist to be able to apply or use knowledge. समझ रहे हो भाई? या तो तुम यूज कर लो उस नॉलेज को समझ के, या उसको अप्लाई कर लो, तो हम इसका मतलब हमें समझ में आ गई बात। मैंने अगर मान लो आपको कोई आज बात समझाई, फिर आपने किसी और पे वो अप्लाई कर दी, ठीक है, या उस नॉलेज को कहीं यूज कर लिया, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। One must be able to apply knowledge in order to analyze, which in turn is necessary for synthesis. Finally, all prior levels need to be acquired before one can evaluate. Learning processes में principles क्या हैं हमारे? Once interest has been aroused and the person with diabetes is motivated to improve his or her own standard of health care, it is important to present educational material in such a way that their attention is gained and maintained. तो ये हमारा मेन क्या है? प्रोसेस का प्रिंसिपल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमें समझना है। क्या समझना है कि अगर बंदा समझ में आ गया कि वो समझ रहा है कि हाँ भैया मोटिवेट हो गया पूरी तरीके से कि मुझे समझना है डायबिटीज के बारे में, भाई बता दो अब तो फिर उसके बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मटेरियल दो। इसीलिए तो हम जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या हम इमीडिएटली तो डाइट चार्ट नहीं देते ना, पहले हम उससे काउंसिल करते हैं, उसे समझते हैं, उसे समझाते हैं, isn't it? So discuss learning style. लर्निंग स्टाइल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लर्निंग स्टाइल क्या होती है? लर्निंग स्टाइल में वी ऑल लर्न डिफरेंटली। मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है किसी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, किसी को ना आ रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को। एज पीपल वी यूज अवर प्राइमरी सेंस ऑफ हियरिंग, सीइंग, टचिंग एंड ऑफ स्मेल टू गैदर इन्फॉर्मेशन। हम कैसे लर्न करते हैं? अगर अचानक से मेरे सामने कोई खाना आता है तो मैं कैसे उसको फील करूंगी? एक तो देखूंगी मैं उसको, है ना, स्मेल कर सकती हूँ, छू कर देख सकती हूँ, टेक्सचर देख सकती हूँ, करेक्ट? तो इस तरह से आप सीखोगे। आपके पास ऑफलाइन पेशेंट होंगे, क्लाइंट होंगे, हम लोग वर्कशॉप करेंगे कभी, अगर ठीक होता है सब कुछ तो ये चीजें आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे और इन सब चीजों को इन्वॉल्व भी कर पाओगे। नहीं तो आप अपने पास इन सब जो हमारे सेंसेस हैं उन सबको यूटिलाइज करो। सीधी सी बात है, ये हमारे पांचों के पांचों सेंसेस का काम है। ईच पर्सन हैज अ डेफिनेट प्रेफरेंस अबाउट व्हिच सेंस आर यूज्ड टू लर्न एंड इन व्हाट कॉम्बिनेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। किसी की ना नाक बहुत तेज होती है, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, किसी को सुनाई बहुत जल्दी देता है, कोई देख के बहुत जल्दी समझ जाता है, होता है ना ऐसा। कुछ लोग सिर्फ सुन के ही बहुत जल्दी सब चीजों में समझ में आ जाती है। कुछ लोग जब तक उसे खुद से पढ़ते ही नहीं है नहीं समझ में आती है। कुछ लोग जब तक उसे लिखते नहीं है, तो इसको हम टचिंग कह सकते हैं। तो जब तक खुद से नहीं लिख रहे ना तब तक उन्हें समझ नहीं आता। तो हर तरह का एडेप्टेशन होता है कि आप लर्निंग किस तरीके से कर रहे हो। Each person has a definite preferences. Okay, it is important to identify what the preferred learning style of each participant is. तो आपको भी समझना है कि वो किस तरीके में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको उसको हैंडल करना है। Select teaching or learning methods that will be most appropriate for the person. The following learning style have been identified. अब अगर मैं यहाँ तक तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर मैं उन्हें ऐसे लेक्चर दूंगी तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उन्हें पता क्या है, हम कुछ ड्राइंग करके या कुछ हम वीडियो दिखा के या कुछ मतलब लिख करके या कुछ पिक्चर दिखा के या पोस्टर दिखा के पढ़ाएंगे। ओके, तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। उसको क्या बोलते हैं? विजुअल लर्नर्स। टैक्टाइल लर्नर्स कौन से होते हैं? जो टच करके या खुद हैंडल करके सीखते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो तुम्हें एक वीडियो में दिखा दिया कि भाई इंसुलिन ऐसे लगाया जाता है, आपने देख लिया समझ लिया, लेकिन जब तक आप खुद से इंसुलिन की नीडल भरोगे नहीं, किसी एक को पिंच नहीं करोगे जाके, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, करेक्ट ना? तो समझने का तरीका अलग हो गया ना, तो उसे कहते हैं टैक्टाइल लर्नर्स। They might find it difficult, helpful to use highlighters and pencils to underline text or hold material or handout to their hands instead of placing them on a table. Okay? इसी तरह, क्योंकि मैं भी एक्चुअली मेरे दिमाग में सिर्फ डायबिटीज घूम रहा है ना, इसलिए मैं उस तरह से पढ़ा गई, सीधा इंजेक्शन पर पहुंच गई। पर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की ना किताबें, कॉपियां एकदम लाल, पीली, नीले, अलग अलग कलर्स की होती है कि नहीं होती? किसी की होती है क्या हमारे इस ग्रुप में? कोई है ऐसा? हेलो? यस मैम, होती हैं। होती है ना, मेरे घर में भी होती है। मेरे बच्चे तो भाई मतलब वो क्या कहते हैं, स्टिकर्स और पेन और 100 तरह के पेन चाहिए होंगे उन लोगों को। क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग से पिंच करा जाएगा, और कोई चीज अलग अलग कलर के मोटे पेन, पतले पेन, हर तरह से लिखाई पढ़ाई होती है लोगों की, है ना। हाईलाइट कर दिया। हम लोग के टाइम पे जब हम पढ़ाई करते थे
1993 की बात कर रही हूँ अगर, तो उस टाइम हमारे हाइलाइटर्स बड़े नए नए आए थे और बड़े प्यारे प्यारे वो कलरफुल लगते, तो हम भी ना बड़ा कलरफुल मोटा मोटा कलर कर दिया करते थे उस टाइम। तो अब तो खैर मतलब कॉमन हो गई चीज, पर उस टाइम बड़ा नया नया क्रेज हुआ करता था। वाह, हमारी कॉपी ग्रीन कलर की दिख रही है, पिंक कलर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, वैसे सोचा करते है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस होते हैं और कई बार बहुत अच्छा लगता है, सच में पढ़ने का मन करने लगता है कई बार इन चीजों को देख करके। तीसरा होता है ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स क्या मतलब हो गया, जो ऑडियो मतलब सुनेंगे, जैसे मैं अभी बता रही थी ना कि ऑडियो टेप चला दिया या वीडियो चला दिया, तो उस तरीके से वो देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। चौथा हमारा है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। वो क्या कर रहे हैं आपकी, उसके लिए हम आपको बॉडी पूरी एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंस में, होल बॉडी इन द लर्निंग प्रोसेस एंड वुड बी प्रोन टू पिक अप मटेरियल एंड वॉक अराउंड एंड पार्टिसिपेट फिजिकली। मतलब जो भी एक्टिविटी करोगे ना, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, सिर्फ देखोगे नहीं, आप चल के जाओगे, उसको टच करोगे, कुछ भी काम करोगे, सम दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी। जैसे हम लोग करते हैं ना अपने हॉस्पिटल में BLS करते हैं, सबने लगभग सीखा होगा BLS, राइट? यस मैम। है ना। तो फिर क्या करा, एक तो देखना हो गया, एक हमने वीडियो चला दिया, एक आपने सुन लिया, और एक आपने क्या करा, आपको बुलाया गया और आपसे कहा गया लो भाई आप भी थोड़ा करके देखो। तो दिस इज कॉल्ड लाइक फोर्थ वन, kinesthetic learners. Okay, so when teaching, it is important to vary methods of teaching to incorporate all the various learning styles to the participant in a group. जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें वो इन्वॉल्व करना है। डिस्कस एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग क्या है, लाइक this is the differences between adult learners tend to be more noticeable because of their differences in previous experiences concerning work, life experiences and differences in the age, education background and personal interest. Okay, तो ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाता है एडल्ट को सिखाने के लिए। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड रिगार्डिंग एडल्ट पार्टिसिपेशन। ये आपको अब मैं एक एक उसके बारे में थोड़ा बताना शुरू कर रही हूँ। फिजिकल फैक्टर्स है, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड स्लोअर रिएक्शन माइट बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। डिक्लाइन इन एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू एनवायरमेंटल चेंजेस माइट अकर। डिक्लाइन इन मसल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना माइट अकर। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकती हूँ तो जिसको मैं पढ़ा रही हूँ वो भी 1-2 घंटा प्यार से पढ़ेगा, करेक्ट ना। तो ऑल डिपेंड करेगा कि वो आपकी उनकी क्या स्टैमिना है। डिक्रीज इन एक्यूटनेस ऑफ परसेप्शन, सीइंग एंड हियरिंग माइट बी प्रेजेंट। ठीक है ना, कि आप क्या पढ़ा रहे हो और वो कितना समझ पा रहा है, एग्जैक्टली समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। देयरफॉर इंश्योर दैट अ गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आर प्रोवाइडेड फॉर लर्निंग। अभी जैसे हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए बार बार क्यों बीच में पूछ रही हूँ, जिससे आपका मन इधर उधर ना भटके, आप सिर्फ मुझे सुनो। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, हीटिंग एंड वेंटिलेशन। बहुत गर्मी हो रही होगी, पसीना आ रहा होगा, कैसे करोगे, नहीं समझ सकते ना। अगर मैं अभी आप खड़े खड़े कहीं पर मान लो सुन रहे होगे, या जैसे कल ट्रैवलिंग कर रही थी राधिका सुन रही थी, तो उसका उतना मन नहीं लग रहा होगा ना सुनने में और समझने में, राइट ना। देखो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको रटने की इतनी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें समझा इसलिए रही हूँ कि जिससे आप आगे कभी भी किसी को डील करो, टैकल करो या कुछ प्रेजेंटेशन दो तो इन चीजों का ध्यान रखो। ओके, सो दूसरा फैक्टर आ जाता है मेंटल। फिजिकल तो सबको समझ में आ गया। मेंटल में क्या है, सम डिक्लाइन इन स्पीड ऑफ थॉट प्रोसेसेस माइट अकर रिक्वायरिंग इंक्रीज टाइम टू लर्न। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो दोबारा जो वीडियो में शेयर करूंगी उसको सुन लेगा, तो इस तरीके से वो उसको याद हो जाएगा, इजंट इट, है ना। तो आपको डबल मेमोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोराइजिंग कैपेसिटी माइट बी डिमिनिश्ड। आपने आज सुन लिया, पढ़, बस हो गया आपका काम खत्म। 4 दिन बाद अगर आपसे ये बात पूछूंगी, आप अगर इसको रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे एक्टिव होती है। ओके, वो फटाक से याद करेगी और तुरंत भूल जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हाँ ठीक है, हमने एक बार पढ़ा, फिर लिखा, फिर दोबारा अपना, फिर उसका फिर से एक बार पढ़ लिया, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसलिए बच्चों को मम्मियां बार बार कहती है बेटा लिख लो, बेटा लिख लो, कहा जाता है ना, जिससे उन्हें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि उन्हें एग्जाम देने हैं, हमें तो नहीं देना होता है, तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम चला लेते हैं। और इसीलिए देखा होगा ऑफिस, हॉस्पिटल में या ऑफिस में आप किसी को कुछ काम बताते हो ना, थोड़ी देर बाद बंदा भूल जाता है, तो या अगले दिन वो काम करता ही नहीं है, क्योंकि वो लिखता नहीं है ना उस काम को, इसलिए उसे याद ही नहीं रहता है मुझे क्या क्या काम करने थे अगले दिन, राइट। सो हमें हर चीज के पॉइंटर्स बनाने चाहिए, अपने पास एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। More difficulty in handling complex and unfamiliar information. To achieve the best learning outcomes, ensure that the pace of learning is appropriate.
बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना मैं, आराम आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना है नो मैम, ठीक है, कंफर्टेबल है। ना, समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। Ensure that the pace, ठीक है, फिर चलो मैं पास हो गई। Where possible, allow participant to progress at their own preferred rate. Avoid using techniques that really rely heavily on short-term memory. Use appropriate learning aids. Work towards achieving tangible and realistic goals. लाइफ वर्क एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग जो आइडियाज होते हैं हमारे, या हमारे प्रिजुडिस होते हैं ना सबके साथ में, कि नहीं मैं तो, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जी, हम तो नहीं बदल सकते, हम तो ऐसा ही करते हैं, और बिलीफ जो होते हैं वो हमारी लर्निंग प्रोसेस को हमेशा इफेक्ट करते हैं। देखो मैं एक चीज एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी से कुछ भी सीखो उस समय आप ये समझ के सीखो आप जीरो। ओके, वो जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद अपनी पुरानी जो आपकी नॉलेज है, फिर वो नई नॉलेज जो है उसको फिर मर्ज करो, फिर उससे बेस्ट आउटकम निकालो। पहले ही अगर आप उसको इस तरीके से सुनोगे, अरे यार इसे तो कुछ आता ही नहीं है ना, या ये तो बेवकूफी से समझाना कोई फायदा नहीं है, तो आप आधे ऑलरेडी डाउन हो जाओगे। तो इसका ध्यान रखना है। एक्सटर्नल इश्यूज एंड कंसर्न में अफेक्ट लर्निंग, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वेरियस अदर अडल्ट कंसर्न, ठीक है ना। अडल्ट के संग बहुत सारे कंसर्न होते हैं, तो अगर कुछ ऐसा कुछ उनके साथ ऑलरेडी चल रहा है तो उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, रोल ऑफ पार्टिसिपेंट वर्सेस रोल ऑफ ब्रेड विनर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि भैया पता चला कि डायबिटीज जिसको है वो भी ब्रेड विनर, वो भी ब्रेड अर्नर भी है, वही सब कुछ कर रहा है, तो फिर अलग चीज हो गई। या फिर क्या कहते हैं, वही जो पार्टिसिपेंट है वो अलग है और उसके घर में कोई और सारा हैंडल कर रहा है, तो अलग सिचुएशन हो जाती है। तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा, कितना उसे सपोर्ट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइज एंड यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, कि उनके पास क्या प्रीवियस नॉलेज है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो हमें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज आएंगे, ये हमेशा एक्सपेक्ट करते रहो। ट्राई टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग असम्पशन एंड बिलीव्स दैट माइट इंटरफेयर विद लर्निंग। तो ये देखा जाए ना, डायबिटीज एजुकेटर में जो अभी आपको पॉइंट सब पढ़ा रही हूँ ना, ये हमारे ऑन एन एवरेज हर एस्पेक्ट में काम आएंगे, एवरी ह्यूमन बीइंग सीखने के लिए, राइट। पर्सनैलिटी फैक्टर्स, सबको पता है पर्सनैलिटी सबकी बहुत डिफरेंट होती है। तो अडल्ट पार्टिसिपेंट माइट लैक कॉन्फिडेंस, कई बार होगा कि अरे डायबिटीज हो गई, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, मैं अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरी तो जवानी खराब हो गई, है ना। ऐसा होता है, सुना होगा किसी ना किसी से जरूर। तो अभी से शुगर हो गई, बताओ क्या करेंगे, आप पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कई लोग बोलेंगे अरे यार जवानी में अभी से हो गया, अरे देखेंगे जब जो कुछ होगा देखा जाएगा। सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। सो माइट बी एंग्शियस एंड फियरफुल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, राइट। कि अब ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया कि ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। या कई बार वो डरता रहेगा कि अरे पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरी शुगर ना बढ़ जाए। कुड बी एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ क्रिटिकल। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग बाग जो बहुत ज्यादा सोचने समझने लग जाते हैं, बहुत कुछ परेशान होने लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों को हैंडल करने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है। असिस्ट अडल्ट पार्टिसिपेंट बाय allowing generous practice to reinforce skill, encouraging active participation, providing honest and constructive feedback, ठीक है। तो उनको हमें कुछ नहीं करना है, हमको बहुत पॉजिटिवली उनको टैक्टफुली हैंडल करना है, सेंसिटिव होके उनकी जो भी गलतियां उनको समझाना है, उन्हें संभालना है, और उनकी जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है उसको भी संभालने की कोशिश करनी है। अगर वो बहुत दुखी मन से नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो भी कहना नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, अरे कुछ नहीं हुआ है ना। और उनके अंदर का वो जगाना है इंसान। आज ही का केस में बताती हूँ, हमारे पास एक डायबिटिक पेशेंट था, वो हाइपरटेंसिव भी था, किडनी डैमेज होने लगी है, एंड ही इज एल्कोहलिक आल्सो। तो मुझे दिख रहा था उसकी शक्ल देख करके कि भैया ये ना सुधरने वाला, लेकिन फिर मैंने उसके ना जमीर पे थोड़ा झटका दिया, क्योंकि मुझे उसके पापा भी नजर आए, उसका बेटा भी नजर आया। मैंने कहा देखो अंकल है आपके सामने, इनको कैसा लग रहा होगा, उनका बेटा सामने बीमार बैठा हुआ है जो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, है ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि अगर आप थोड़े अच्छे हो जाओगे। तो उनके अंदर से पॉजिटिविटी जगाओ, ठीक है। Motivation is very much important, as everybody knows कि adult are highly motivated and could be unrealistic high personal targets which could be counted productive. कई बार ऐसा भी होता है ना कि अनरियलिस्टिक टास्क बना लेते हैं, नहीं जी हमारा टारगेट तो ये है, ये करना है और हमें करना ही है, कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है। So therefore it is important to encourage self assessment to enable adult participation to recognize achievements.
कि उनका सेल्फ असेसमेंट करते रहें और आपने जो टास्क उनको दिए थे उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो ठीक अचीव कर पा रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उनको रिवार्ड भी करना है कि लो देखो आपने ये चीज अचीव कर ली है, तो गुड है, तो आप उनकी सक्सेस को रिवार्ड करो। रिपीट, समराइज, एम्फसाइज एंड रिकैप एज नेसेसरी। बार बार उस चीज को रिपीट करना है। हम लोग भी जैसे पढ़ रहे हैं तो कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए शायद वो बार बार आ रहे हैं। ओके, डिस्कस मेथड्स ऑफ लर्निंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग, पीपल लर्न बाय टू प्रोसेसेस। पहला तो क्या है, ऑब्जर्विंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग में क्या है कि ऑफर्स मिनिमल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेंट्स, इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफर्स लो रिटेंशन रेट्स। सिर्फ ऑब्जर्व करके अगर कर रहा है ना तो वो लो होगा, हमेशा समझना, क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। Processes which could be utilized include lectures, videos, films, demonstration of a task, procedure और equipment. देखा है ना, हम YouTube वगैरह देख लेते हैं, देखते हैं कितना हम उसको यूज करते हैं अपनी लाइफ में। नहीं याद रहता ना, नहीं समझ में आता ना, थोड़ी देर देखा फिर दूसरा YouTube पे पहुंच गए या दूसरा वीडियो देख लिया, भूल गए फिर उस चीज को। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन देखो, अगर कोई YouTube पे आपने कोई चैनल देखा, सपोज एक रेसिपी की बात करूं, आपने कोई रेसिपी बनानी सीखी, देखी और फिर उसको आपने बनाया भी, कंट्रीब्यूट किया, तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं ना, नहीं सीखते? सीखते हैं ना। तो प्रैक्टिकली जब आप कोई भी चीज करोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। कंट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हो, अभी देखो, इन्वॉल्व्स participant in some kind of activity that leads to of learning. If used properly, this process can enhance excitement, stimulation and active group learning. The learning process are dependent on interaction among people. For example, brainstorming. ठीक है, कि अभी हेल्पफुल टू एक्सप्लोर एटीट्यूड्स, हेल्प विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी बीच में अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपके संग शुरू करूं और फिर आप उस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, तो एक तरह से, या किसी एक पेशेंट वहीं पे मान लीजिए 12-15 लोग बैठे, उसमें से एक को जहां तक का पढ़ाया, फिर उस एक को क्लाइंट को पकड़ा, फिर उससे कुछ पूछ लिया, ठीक है, फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से वापस आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनका इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हो, तो और हम सब लोगों का दिमाग की बत्ती जगने लग जाती है। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा वैसा भी होता है, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है ना ऐसा बहुत बार। तो डिस्कशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल टू चेंज एटीट्यूड, कंपेयर एक्सपीरियंस एंड डेवलप कमिटमेंट। रोल प्ले करवा सकते हैं हम लोग। इंडिविजुअल प्रैक्टिस अ फेस टू फेस सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स रियल लाइफ। प्रैक्टिसिंग occurs in a safe environment and participant can gain insight into their own and others behavior or needs. रोल प्ले आपने देखा है ना कि आजकल नुक्कड़ नाटक कितना फेमस हो गया है। गली गली में किसी भी चीज को समझाना है, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर कितना नुक्कड़ नाटक चला था, याद है? कूड़ा हटाने के ऊपर नुक्कड़ नाटक चला, घर में बीच में खाद बनाने के ऊपर बहुत नुक्कड़ नाटक चले थे, डावरी के ऊपर नुक्कड़ नाटक चले थे। क्यों चले थे? क्योंकि लोग को जब एक्ट करके दिखाते हैं तो जो आम जनता है उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ओके, exercises, participants are asked to perform certain tasks or activities in a small group or individually, so this could meet several learning objectives. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे खुद भी। अभी हम करेंगे ये सब चीजें आगे, ठीक है, और आप इसी तरह से आप सिखा भी पाओगे। डिस्कस द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को, जाना तो नहीं है? No, ma'am. मैं कह रही तुम लोग थके नहीं मुझे सुनते हुए? भी बोर नहीं हो रहे हो? थोड़ा कुछ चेंज करें? कुछ एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है अपना पेशेंट से रिलेटेड? थोड़ा ब्रेक दे दो मुझे भी, मैं थोड़ा चुप बोलूं। हेलो, हमें एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं, रोज कोई ना कोई नई ओपीडी आती है, नए एक्सपीरियंस देता है हर कोई, है ना? अब देखो जिस तरह से हम अभी अगर बात कर रहे हैं तो ये सारे एक्सपीरियंस आप लोग देख रहे हो ना? यस मैम। कुछ ना कुछ होता ही है ना हमारे साथ में। तो यही Yes, ma'am. ये सब हम ब्रश अप कर रही हूँ कि इन सब चीजों को हमें समझना है और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ग्रुप बेस्ड ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉर्मल लेक्चर्स ले सकते हैं, जैसे अभी सबको बिठा दिया तुम लोगों को मैंने लाइन से और हमने लेक्चर शुरू कर दिया, अपना समझा दिया उन लोगों को सब उसके बारे में। लेकिन लिमिटेशंस क्या होंगे इसमें कि उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, राइट। ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि हम आपस में डिस्कस करते हैं चीजों को, तो वो जो हम आगे करेंगे। अभी आपका चल रहा है क्या? फॉर्मल लेक्चर चल रहा है, ये समझ लो, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में
डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हम प्रैक्टिकली किसी चीज को दिखाएंगे, करना सिखाएंगे, कैसे ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करी जाती है, कैसे फूड केयर करी जाती है, या कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये सब चीजों को हम डिस्क्राइब करना आपको सिखाएंगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो 3 तरीके से हो जाएंगे ये सब चीजें। अब डेमोन्स्ट्रेशन में लेकिन क्या है कि अगर आपको स्पेस प्रॉपर नहीं है, या जैसे आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन उस तरीके से प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, राइट। ग्रुप बेस्ड जो टीचिंग होती है आपकी, वो सुटेबल होती है टू टीच पीपल विद डायबिटीज एंड देयर फैमिलीज अबाउट द डायबिटीज। सच में बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस वही वाली बात है कि आजकल थोड़ा सा हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि हम सिखाएं या ना सिखाएं। 1-to-1 ट्रेनिंग करनी है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी है, तो क्या करोगे? 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए, इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए क्या करना है? ट्रेनर क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी उनको इंकरेज करेगा, ठीक है, स्किल्स जो भी है नई डेवलप करने के लिए, और उनको प्रैक्टिकल बताएगा, और लेकिन उनके सामने, तुम्हारे सामने ही मतलब किया जाएगा वो। जैसे सपोज आपने उसको सिखा दिया कि 1-to-1 ट्रेनिंग में कि आपको ऐसे इंजेक्शन लगाना है, फिर आप उसको 1-to-1 सिखाओगे, फिर वो अपने आप लगा के देखेगा, ठीक है, या शुगर मॉनिटर करनी है तो कैसे करनी है, ये 1-to-1 ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से 1-to-1 ट्रेनिंग करी जाएगी, और ये यूजफुल किस चीज के लिए रहती है कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है वो देखने के लिए हमारा बहुत काम आती है। टेक्स्ट बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है। टेक्स्ट बेस्ड ट्रेनिंग में क्या है कि यूज ऑफ प्रिंटेड वर्ड इन द फॉर्म ऑफ हैंडआउट्स, पोस्टर्स, वॉल चार्ट्स, ये सब चीजें हम क्या दे सकते हैं पेशेंट्स को, और जिससे उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। इसीलिए आजकल देखो हम लोग डाइट चार्ट, पहले सिंपल सा डाइट चार्ट देते थे, आजकल हम कितना इलॉबरेटेड 2-2 पन्नों का डाइट चार्ट देते हैं कि नहीं देते हैं सब लोग? यस मैम। है ना। इसी तरह से अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कि भाई सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे, जो हम अभी कर रहे हैं, अपने अपने कंप्यूटर में बैठो और ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, इसको भी हम यूज करके कर सकते हैं, राइट। या फिर इंटरएक्टिव वीडियो, हम 1-2 कहीं से हमें मिल जाए, या हम खुद बना सकते हैं 2-3 लोग मिल करके, और आपस में डिस्कशन करते हुए कुछ बनाया और उसको हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये हम करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने आप से मुझे बता देना, या तो, या फिर मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग किस किस तरीके से आगे कुछ करोगे, कौन कौन किस किस तरह की ट्रेनिंग देगा आगे। कि लाइक मेरा ये बहुत ज्यादा माने कि हम लाइक नुक्कड़ नाटक तो हम लोग नहीं कर सकते, पर इंटरएक्टिव हम वीडियो बना सकते हैं, राइट। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? 200-300 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, बकायदा पूरा एक प्ले लिखोगे, और फिर वो प्ले आप उसका वीडियो शूट कर लेना। हमारे इसमें कुछ लोग तो पास भी रहते ही है ना, और वरना आजकल तो क्या है, आप 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का भी बन जाता है, और व्हाट्सएप पे कॉल करना और करते चले जाना, ठीक है। तो ये हमें एक इंटरएक्टिव वीडियो बनाना है आप लोगों को। कॉम्पैक्ट डिस्क पहले चलती थी, अब आजकल कम हो गई है, कॉम्पैक्ट डिस्क का जमाना भी कम हो गया वैसे, बट लेकिन हाँ कुछ डाटा देना है, कुछ करना है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के थ्रू दिया जाता है। ई लर्निंग सबको पता ही है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ओके। So that is discuss about the advantage and disadvantage of teaching methods. Learning program हमारा जो है, to ensure effective learning, it is essential to design a learning program to achieve specific outcome or competencies. हम जो भी प्रोग्राम डिजाइन करें, उसमें हमें ये समझ में आना चाहिए कि भैया सिर्फ हमने पढ़ा दिया यहीं तक हो रहा है, या अगले बंदे को कुछ समझ में भी आया, है ना। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए जिससे हमें फीडबैक समझ में आए। Learning program could be defined as sets of learning activities in which the learner will become involved in working towards the achievement of one or more outcomes. Competency can then be defined as a skill or cluster of skills. Competency therefore requires the integration of knowledge, skills and attitude. ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इस बात को समझना है कि कैसे करना है। अब क्या होता है, हर व्यक्ति को नॉलेज की जरूरत है, सबको, है ना। अभी जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आप लोग सब लोग कर रहे हो ना ये कोर्स। क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ना कि भाई हम कुछ नया सीख लें, यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। लेकिन अब लर्निंग की नीड क्यों आई? लर्निंग की नीड क्यों आई आपको? ये पढ़ो, देख रहे हो, डिजायर्ड नॉलेज जो हमें चाहिए थी, लेकिन जो आज की नॉलेज है आपके पास, उसको उससे ज्यादा आपको अगर कुछ नॉलेज मिल रही तो वो हमें कह रही है कि भाई थोड़ा और सीख लो, ठीक है ना। हमें जरूरत क्यों पड़ी कि नहीं, डाइटिशियन तो हमें, लेकिन डायबिटीज के बारे में कुछ चीज मिसिंग है, वो नॉलेज मुझे चाहिए। तो इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ सीखूं। सेम इच्छा हमें पेशेंट में या क्लाइंट में जगानी है। दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। लाइक डिजायर्ड क्या है? नॉलेज। एग्जिस्टिंग क्या था? नॉलेज।
ओके तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में से अगर डिजायर्ड नॉलेज को मतलब जो मुझे चाहिए उसको मैं अगर घटा दूं तो मेरी वो लर्निंग गैप हो जाता है। स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी है और उसमें से मैंने जो मेरे को स्किल चाहिए वो मैंने घटा दी तो वो स्किल गैप है। तो मुझे क्या करना है, जो मेरी स्किल गैप है उसे कवर अप करना है, मुझे उसको अपने अंदर बढ़ाना है। लाइक हो सकता है अभी आजकल वैसे सबको आता होगा, लेकिन वैसे हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे हो जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हो सकता है कोई ऐसा हो कि भाई टाइपिंग उसकी बहुत स्लो, तो वो एक क्या हो गया, स्किल हमारा गैप हो गया, करेक्ट ना। उसकी वजह से हम फटाफट कोई पोस्टर नहीं बना सकता होगा, हो सकता है कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है नहीं हो सकता है, तो वो स्किल गैप हो गया। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग हियर। एटीट्यूड, एक का एटीट्यूड तो यह है कि मुझे सीखना ही नहीं है, और आज एटीट्यूड आ रहा है सीखना है, तो बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड गैप। समझ गए ना आप कि लर्निंग का भी गैप हो सकता है, स्किल का गैप होता है और एटीट्यूड का गैप होता है, जिसे हमें फिल करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है पेशेंट में। ओके, लर्निंग प्री रिक्विजिट को भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनको अगर हम कुछ सिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें क्या आना चाहिए, है ना। कि पता चला मैं तो उन्हें सिखाने जा रही हूँ टाइपिंग करना मान लो, या मैं उनसे कह रही हूँ कि भैया आपको ये गूगल का फॉर्म मैं दे रही हूँ आपको भरना है, अब उसको यही ना बताओ कि भैया गूगल का फॉर्म खोला कैसे जाता है या गूगल का फॉर्म क्या होता है, तो ये प्री रिक्विजिट हो गया। देखा, मैं कोरिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि अभी आपको गूगल फॉर्म भरवाना है लोगों से, तो हो सकता है आप 10 लोगों को भेजो, उसमें से आपको 2 ही लोग रिवर्ट हुए क्योंकि 8 लोगों को भरना ही ना आता हो, तो क्या करोगे वहां पर, या तो उन्हें सिखाओगे या फिर उन्हें कॉल करके खुद भरोगे उनकी जगह। इन दैट वे वी कैन डू इट, उनसे पूछ के। तो हमें इस लर्निंग प्रोसेस के साथ में कोप अप करना है। फिजिकल रिक्वायरमेंट कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक आईसाइट वाला प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो सकता है। सेम थिंग विद द इंजेक्शन के साथ में इंसुलिन निडल कैसे हैंडल करेंगे वो लोग, वो सब समझना होगा, है ना। जो उनकी पहले उन्होंने जो सीखा था वो लिखते थे या उसको कैलकुलेट कैसे करते थे, और अब जो सीख रहे हैं जो मल्टीपल इंजेक्शन आ गया इंसुलिन का, अगर इंसुलिन का एग्जांपल लूं मैं तो, या कुछ भी हम नया सिखा रहे हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है वो हमें समझना होगा। जो प्रीवियसली लर्न नॉलेज थी उनकी, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, और या क्या उनकी बायोलॉजी की बैकग्राउंड थी, या वो टिपिकल एकदम आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उस तरह से हमें समझाना होगा। लैंग्वेज की हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरह की लैंग्वेज हमें यूज करनी है उनको सिखाने में, ठीक है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है ये भी कि एटीट्यूड क्या है, वो सीखना चाह रहा है नहीं सीखना चाह रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं है, कर्टसी फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे तुम सारे बच्चे कितने कर्टियस हो, मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रही हूँ चुपचाप बैठ के यस मैम कर रहे हो, तो यू आर रियली वंडरफुल स्टूडेंट्स, है ना। तो कर्टसी वही हमारे उस बाकी उस क्लाइंट में भी है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन सब का मैं लास्ट में आपको पीडीएफ भी दूंगी। ये मेरा पूरा हो जाएगा लेक्चर, तो ये वाले हमारा मैनुअल पूरा होने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, हर चीज बहुत अलग अलग है, ठीक है। पार्टिसिपेंट इज फर्स्ट गिवन टू अ ब्रॉड ओवरव्यू, जैसे अभी आपका ब्रॉड ओवरव्यू चल रहा है, ये सब यहाँ बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बट अपने माइंड को समझाने की जरूरत है, भैया ये सब करना चाहिए हमको, जिससे हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाए या समझा पाए। ये हमारा बेस है बेसिकली, क्या पढ़ाएंगे वो बाद में इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, ओके। सो असेंबल फील्ड टेस्ट एंड रिवाइज द लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप मान लीजिए पब्लिक पे जाकर कहीं आप बाहर कुछ काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको समझना है, और सब चीजों की क्या क्या आपको जरूरत है वो सब चीजों को भी आपको इकट्ठा करके फिर आपको कोई लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करना है। डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट और फॉर ईच लर्निंग आउटकम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं है कि अगर हम जब करने, मान लो मैं इंसुलिन के बारे में बताने चाह रहे हैं और हमारे पास इंसुलिन का इंजेक्शन है ही नहीं भी दिखाने के लिए, क्या समझाओगे उसको, समझ रहे हो मेरी बात को। Implement an evaluation system to monitor the effectiveness and success of the learning program continuously. मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या सिखा रही हूँ, मैं आपका जब एग्जाम लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरली सेंसिटिव वो लोग हैं तो उसके बारे में तो हमें समझना ही है, बार बार हर बार यही बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कल्चर से रिलेटेड क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है, उनका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या चीजें उनको थ्रेटन कर सकती है वो हमें बहुत समझना जरूरी है। उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हमें उनको हर चीज समझानी है। स्टीरियोटाइप पीपल को अवॉइड करना है, ये भी हम लोग कई बार देखते हैं ना, हम लोगों को कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। सेक्सिस्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं करने के लिए, ऑलवेज रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स इन जनरल एज मैस्कुलिन, है ना। आपको लड़की है तो लड़की की तरह बात करो, लड़का है तो लड़के की तरह उससे बात करो, आपको कंबाइंड होकर के चीज को समझाना है अच्छे तरीके से। डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स,
डिमोन्स्ट्रेट कैसे करना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज फॉर टू वे कम्युनिकेशन। मैं ही अगर बोलती रहूंगी तो अगला व्यक्ति क्या सुन रहा है, समझ रहा है, मुझे नहीं पता। दिस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑन द अदर पर्सन टॉकिंग फॉलोड बाय अ सुटेबल रिस्पॉन्स। मैं बोल रही हूँ, फिर मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब सही चल रहा है सब कुछ। यू नीड टू लिसन टू व्हाट यू हियर टू द स्पीकर इज रियली टेलिंग यू विदाउट इंटरप्टिंग। You might only need to listen sympathetically. Being a good listener enable you to judge whether the speaker wants you to respond verbally. ठीक है, अभी जैसे है कि इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कई बार वीडियो ऑन करके बैठोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। तुम लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छे गुड लिस्नर हो, अपने आप कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, पर कई बार हमारी बहुत सारी एंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग आपकी बात सुने बिना बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें समझाना है कि आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कुछ कहना है बीच में आप हाथ उठा लीजिएगा या आप कुछ इशारा कर दीजिएगा, हम आपको देखेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बोलने के लिए अलाउ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी ग्रुप को टैकल कर रहे हो। हर एक को बोलना अलाउ नहीं करना चाहिए जब हम किसी ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो, जब ग्रुप में खासकर। प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट वेयर द स्पीकर फील्स कंफर्टेबल। बहुत स्पीकर जब वो बोल रहा है तो जैसे पानी का ग्लास साथ में रखा जाता है ना, ये होता है ना, पानी का ग्लास भी होगा, उसकी तरफ अच्छे से पंखा भी किया गया होगा कि वो थक ना जाए। तो वो सब जो है फैसिलिटीज हमें अवेलेबल करानी होगी जब हम कभी ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे आपस में। ठीक है, एनकरेज बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। तो वो सब जैसे ऐसा नहीं कि हाँ भाई बैठे हुए, अभी तो फिजिकली मैं देख ही नहीं रही हूँ, मुझे क्या पता तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। ठीक है, सुन रहे हो वैसे, मुझे पता है तुम लोग, है ना। Yes, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसी तरह की कुछ और इसी के पॉइंट से ये मैं दे दूंगी आपको, इसमें पढ़ लेना, ऐसा इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अब मैं आती हूँ कुछ समझाने वाली। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, व्हाट वर्ड सेज, ये तो आपका 7% होता है, ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कह रहे हो 7% होता है, आप कैसे कह रहे हो, ठीक है, वो 38% होता है, और बॉडी लैंग्वेज 55% होती है। बात समझ में आ रही है? आप अगर चिढ़कर सड़ा सा मुंह बनाकर उससे किसी से बात कर रहे हो तो आप सुनोगे क्या मेरी बात? नहीं सुनोगे ना, नहीं सुनोगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आप समझ लो कि आप क्या कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, अग्रीड, बट आप कैसे कह रहे हो वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कई बार क्या है, फोकस करो इस बात के ऊपर कि अगर वो बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो जाएगा तो उसको वापस पॉजिटिव पे लाना हमारा ही काम है, किसी और का काम नहीं है। गुड मैसेज ओपन्स द पार्टिसिपेशन टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी जैसे देखो मेरे को कितना प्यार से किसने मैसेज डाला है, वो मैं देख के बताती हूँ। मैम स्लाइड स्टक, अच्छा ओके, अभी आ रही है क्या? अच्छा पॉज हो गई है क्या? ओके, मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देती हूँ। हाँ, वर्लिन बहुत प्यार से सुन रही है, वेरी गुड वर्लिन, थैंक यू। yes, ma'am. तुरंत गायब हो गई वर्लिन। ऐसे थोड़ी ना करा था, रहना था यहीं पे, मैंने मना थोड़ी ना किया था तुमको। देखो बहुत ध्यान से सुन रहे हो, अच्छी बात है। अभी देखो वापस स्टार्ट हो गई। हाँ Yes, जी, ma'am. आपको कोई फोटो वोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब आपको डिटेल देने वाली हूँ, उससे टेंशन मत लेना। अभी मुझसे किसी ने ग्रुप डायनेमिक के बारे में बात करी थी, बीच में पूछ रहा था कोई क्वेश्चन, ठीक है। Yes, ma'am. Me, Anu. यस, देखो अब आ गया आपका ग्रुप डायनेमिक। ओके, सो मैनेज ग्रुप डायनेमिक्स क्या है ये? To achieve learning outcomes, it is important that educators, teachers understand how groups are and individuals operate and how they should apply their practical skills and knowledge. Responsibility of the educator and teacher is to facilitate the following processes, keeping the group or participant focused. मैं बोल रही थी ना क्योंकि अलग अलग तरह के ग्रुप होंगे तो उनको कैसे हमें टैकल करना है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। फोकस करवाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, यंग जनरेशन होगी, तुम अपने रोते रोते गाने गाते रहोगे, क्या सुनेगा वो? होता है नहीं होता है, पार्टीज में भी जाते हैं, अगर ओल्ड गाना चल जाता है, कुछ कुछ तो क्लासी होते हैं, अलग बात होगी, अदरवाइज क्या यंग जनरेशन उसे एक्सेप्ट करती है, कहते क्या बोरिंग है यार, होता है ना ऐसा many times. मेनी टाइम्स। ठीक है, होता है, इसका मतलब सब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उन्हें भी खत्म करना जरूरी है। कोई अगर नहीं सुन रहा है आपकी बात को तो उसको समझाना जरूरी है। रिमेन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव,
acting in the best interest of the group participants, help discover the real issue and hidden conflicts. कई बार कुछ क्या होगा, किसी ने कुछ कह दिया लेकिन वो रियल इशू नहीं था, फालतू की बकवास चल रही थी वहां पे, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि नहीं, सच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसकी वजह से वो इशू उठ रहा होगा। तो इन सब में डिफरेंशिएट करना सीखो और उनको डिस्कवर करना है। हेल्प एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ठीक है। हैंडल डिफिकल्ट पीपल एंड रिडायरेक्ट एनर्जीज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। हो सकता है आपके पास 25 लोगों उसमें से 2 बहुत डिफिकल्ट हो, वो समझ ही नहीं रहे आपकी बात को, तो आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए कंस्ट्रक्टिव मैनर में। आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कीप इन माइंड। assist with problem identification and problem solving, help establish ground rules and agreements, treat all people with respect, that is much more important, identify and improve one's own weakness as an educator and teacher, okay. Therefore it is vital to pay attention to any warning signs of amounting attention, personality clashes or potential problems occasionally. Participant can withdraw their cooperation and lose interest resulting in breakdown of relationship. अगर आप रूड हो जाओगे, आपका पर्सनालिटी क्लैश और मैं सोचूं अरे यार मैं ही हूँ, मैं नहीं सुन रही तुम किसी की बात और अपनी बताए चले जा रहे हो, ठीक है, तो क्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे। या मैं एकदम बोरिंग सा कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो सब चीजों को हमें बचा के रखना है और रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, इसलिए बीच में हेलो हाय कर रही हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। Following behavior could result in dissatisfaction within the group. अब मैं बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है। Participant who show minimal interest and lack of effort to participate in group activity. तो इससे क्या होगा, बाकी के लोग भी dissatisfied हो सकते हैं। Participant who constantly challenge others to prove that their knowledge are superior. ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे मुझे तो सब आता है, मैडम क्या बता रही हो, ठीक है, तो बाकी लोगों को भी नहीं सीखने देते हैं। Aggressive and argumentative participant, होता है ऐसा भी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जो हमारी सुनने को तैयार ही नहीं होते। Who prefer to talk about irrelevant topics, बात मैं कर रही हूँ अभी डायबिटीज की, पहुंच गए कहीं और, कुछ और बात करने लग गए, वो बात को घुमा देते हैं जिसे कहते हैं ना। तो वो हमारा सब चीजों में हमारा जो मेन कोर था जिसके लिए हम काम कर रहे थे वो सब गड़बड़ हो जाता है। Participant who constantly disrupt group activities by having their own conversations during sessions, समझ गए हो। तो ये सब नहीं करने देना है पार्टिसिपेंट को। ये सब इसलिए समझा रही हूँ कि जब आप ग्रुप एक्टिविटी करोगे तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना वापस से कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि वो अपनी गप्पे में लग जाए ना तुम लोग। मैं पता चला 5 लोगों का ग्रुप बनाया और एक जना अपनी कहानी सुना रहा है उसमें बैठ के। डिमांड अटेंशन ऑल द टाइम, ऐसे भी लोग होते हैं कि पता चला कि वह एक जना चाहता है कि बस उसी से बात करो, बस किसी और को देखो ही नहीं, ऐसे भी लोग मिलते हैं हमको। क्वारलसम टाइप के लोग भी होंगे जो डू नॉट बिकम इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट्स, सो स्टे न्यूट्रल एंड रेफर क्वेश्चंस टू द rest of the group. एक मिनट गाइस, आ रही भाई तुम लोग तो बहुत अच्छे गुड लिसनर हो। 8 बज गया, मैं पता ही नहीं चला। देखती हूँ कहाँ, थोड़ा सा और कर देते, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते, अगला हम अगली बार करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके मैम, ना, क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा तुम लोगों को भी। जिन लोगों को बच्चे पार्टी संभालनी है तो वो लोग परेशान हो रहे होंगे, कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। शाई टाइप के भी लोग होंगे इसमें, जैसे हमारे ग्रुप में भी होंगे 1-2 लोग होंगे, कुछ पूछ ही नहीं रहे, चुपचाप बस सुने जा रहे हैं, शर्मा आ रहे हैं पूछने में, भाई पूछ लेना, ओके। कुछ हाईजैकर भी होते हैं, समवन हु टेक ओवर द ट्रेनिंग सेशन इन, है ना, इंटरप्ट टैक्टफुली एंड लिमिट स्पीकिंग टाइम।
मैंने अगर अभी मान लो अभी डिस्कशन करने के लिए कुछ बोला तो पता चला कि बस वही बोले चले जा रहा है और दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहा, तो वो ऐसे कहते हैं हाईजैक कर लिया मीटिंग को, है ना। नो इट ऑल, डू नॉट क्रिटिसाइज और आर्ग्यू, रादर यूज द यस बट टेक्निक। कि मैंने अगर कुछ बोला तो ऐसे नहीं बोलो कि अरे नहीं तो आपको कुछ नहीं आता, हाँ ठीक है यस बट इसको ऐसे कर लो। परसिस्टेंट क्वेश्चनर, पास क्वेश्चंस बैक टू द ग्रुप। बार बार कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने मान लो अभी ग्रुप में वापस कह दिया तुम लोग तो बताओ इसका आंसर क्या है, और कोई आंसर देना चाहेगा क्या इसका, ऐसे करके उन्हीं से आंसर निकलवाओ। ओके। अनकोऑपरेटिव रिबेल, गिव रिकॉग्निशन टू हिज और हर नॉलेज एंड प्ले ऑन हिज और एम्बिशंस। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कोऑपरेट ही नहीं करते बिल्कुल भी, अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं, तो उनकी जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करो और बोलो अच्छे से ये चीज करके दिखाओ। द ग्रम, इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन एंड आस्क हिज और हर ओपिनियन। ठीक है, तो हर तरह की चीजें हैं एक्चुअली जो हमें परेशान करेंगी, सो डरना नहीं है। Effectiveness of teaching and learning in a group context depend largely on the ability of educator or teacher to manage group dynamics. तो ये हमारे पास है सारी चीज पावर कि हम उन्हें कैसे हैंडल करें। Without harmony and order, effective learning cannot occur. इस चीज का ध्यान रखें। Okay, so an effective teaching and learning process aims at changing behavior and motives the person with diabetes towards living in full normal life. तो हमारा टारगेट तो बार बार यही घूम फिर के आ जाता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चेंजिंग बिहेवियर रिक्वायर्स द एजुकेटर टू अंडरस्टैंड द साइको सोशल एंड बिहेवियरल अप्रोचेस। ठीक है, डायबिटीज के लिए साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज, इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट और फैमिली पे क्या क्या है, हम इसके ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर दूं एक बार। हाँ जी।